बच्चेदानी की गांठ कैंसर में बदल सकती है? ये जानिए आज सेहत के पहली सेगमेंट में। वजन घटाने वाली GLP-1 दवाओं के विज्ञापन देश में बैन। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करिए कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरत से ज्यादा लेने के नुकसान क्या हैं। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। सरिता 37 साल की हैं, प्रयागराज में रहती हैं। पिछले कुछ महीनों से उन्हें पीरियड्स के दौरान खूब ब्लीडिंग हो रही थी। पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता था, कई बार दर्द भी होता था। जब दिक्कत बढ़ने लगी तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जांच में पता चला कि सरिता की बच्चेदानी में गांठें हो गई हैं। ये गांठें बहुत बड़ी नहीं थी, इसीलिए उन्हें दवा दी गई। अब सरिता पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। बच्चेदानी में होने वाली गांठ को रसौली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे यूटेराइन फिब्रॉइड्स कहा जाता है। ये महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है, पर अक्सर इस पर खुलकर बात नहीं होती। महिलाएं भी लक्षणों को इग्नोर करती रहती हैं। फिर जब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब डॉक्टर को दिखाया जाता है, और ऐसे में आखिरी रास्ता सर्जरी ही बचता है। कई बार तो बच्चेदानी तक निकालनी पड़ती है। इसीलिए जरूरी है कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बच्चेदानी में होने वाली गांठ पर बात करेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि ये क्यों होती है, गांठ बच्चेदानी के किस हिस्से में हो सकती है, बच्चेदानी में गांठ होने पर कौन से लक्षण दिखेंगे, इसका इलाज कैसे किया जाता है। ये भी जानेंगे कि बच्चेदानी में गांठ या रसौली क्या कैंसर बन सकती है। सुनिए। आम मेडिकल भाषा में इसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या ल्यूमायोमा भी बोलते हैं। यह फाइब्रॉइड्स ये जो होते हैं ये यूट्रस जो बच्चेदानी है उसके मांसपेशियों में होता है। अब या तो ये मांसपेशियों में ही रहता है जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, या कई बार ये बच्चेदानी के बाहर की तरफ आता है जिसको हम सिरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। कई बार ये झिल्ली की तरफ जो अंदर की तरफ आता है तब हम इसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। फाइब्रॉइड्स होने का कोई सटीक कारण तो ऐसा नहीं होता है, परंतु काफी बार देखा गया है कि ये हार्मोन्स की वजह से बढ़ते हो। ये ज्यादातर उन महिलाओं में देखा जाता है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं। इनकी लक्षण जो होते हैं कई बार छोटे हो, इंट्राव्यूरल फाइब्रॉइड्स हो तो कोई लक्षण नहीं होता है इन फाइब्रॉइड्स का। काफी बार छोटे फाइब्रॉइड्स की अगर सबम्यूकोजल है तो पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत समय तक ब्लीडिंग होना ये एक लक्षण हो सकता है। कई बार नीचे पेट के हिस्से में, नीचे हिस्से में अगर भारीपन रहे या दर्द हो या कमर की तरफ दर्द जाए तो ये लक्षण हो सकता है। बार बार प्रेशर पड़ना कि पेशाब आ रहा है ये भी एक लक्षण हो सकता है। काफ़ी औरतों को प्रेगनेंसी में तकलीफ हो सकती है। सो ये कुछ लक्षण होते हैं आपके फाइब्रॉइड्स के। अगर तो ये छोटे होते हैं तो हम इसको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के टाइम भी हमें ये देखना है कि जो महिला है जिनको फाइब्रॉइड्स है उनकी उम्र क्या है, क्या उनका फैमिली कंप्लीट हो गया है। कई बार सिर्फ रसौली ही निकाला जाता है या कई बार कुछ कार्यों की वजह से हमें बच्चेदानी भी निकालना पड़ सकता है, पर वो एज पे डिपेंड करता है। सिर्फ जो रसौली निकालने को हम मायोमेक्टमी बोलते हैं, और जब हम बच्चेदानी निकालते हैं मायोमास के साथ तो हिस्टेरेक्टमी पूरा कंप्लीट बोलते हैं, मतलब बच्चेदानी का निकालना। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में हम दवाइयों से कोशिश कर सकते हैं अगर वो छोटे होते हैं, या तो फिर वो सर्जरी से निकाला जा सकता है। सर्जरी में हमारे पास मिनिमल एक्सेस में दूरबीन द्वारा जो होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और रोबोटिक सर्जरी है, या फिर ओपन सर्जरी से भी हम इनको निकाल सकते हैं। जो ये रसौलियाँ होती हैं ये आमतौर पे कैंसर नहीं होते हैं,
पर कुछ सर्टेन सिचुएशंस में अगर ये रसौलियाँ खूब तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही कम समय में ये बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उस समय एक यूट्राइन लियोमायोसार्कोमा करके एक कैंसर हो सकता है, पर ये रसौली से परे है। ये फाइब्रॉइड्स तब नहीं होते हैं। तो आमतौर पे फाइब्रॉइड्स नॉर्मली कैंसर नहीं बनते हैं, परंतु अगर आपकी रसौली जल्दी बढ़ रही है बहुत कम समय में, तो जरूर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिएगा और जांच अपना करवाइएगा। आमतौर पर बच्चेदानी की गांठ या रसौली कैंसर वाली नहीं होती, लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी में ये गांठें हैं तो वक्त पर डॉक्टर से मिलते रहें ताकि पता चल सके कि कहीं इनका साइज तो नहीं बढ़ रहा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग सुधाकर गैसोलीन। ओजेम्पिक, वेगोवी, मोंजारो, इन दवाओं के नाम आपने सुने ही होंगे। ये डायबिटीज और वजन घटाने की जादुई दवाएं हैं। देश दुनिया के कई सेलिब्रिटीज ने इन दवाओं का इस्तेमाल करके तेजी से वजन घटाया है, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क, मीडिया पर्सनालिटी ओपरा विनफ्रे, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहन राज। वेट लॉस के मामले में ये दवाएं काफी अच्छा असर दिखाती हैं, इसीलिए इनका प्रचार भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन अब सरकार ने इन दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, यानी इन्हें बनाने वाली कंपनियां अब इन दवाओं का प्रचार नहीं कर सकेंगी, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने 10 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें खास तौर पर GLP-1 जैसी वजन घटाने वाली दवाओं के प्रचार पर चिंता जताई गई है। GLP-1 यानी ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, इससे जुड़ी दवाएं टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में काम आती हैं। ये वजन भी घटाती हैं। ओजेम्पिक, वेगोवी और मोंजारो तीनों ही GLP-1 दवाएं हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि डिजीज अवेयरनेस कैंपेन्स, सोशल मीडिया प्रमोशंस और डिजिटल हेल्थ कंटेंट में इन दवाओं का जिक्र बढ़ रहा है। ये नियमों का उल्लंघन हो सकता है, इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दवाओं का ऐसा प्रचार किया जाता है जो लोगों को इन्हें लेने के लिए बढ़ावा दे। इनके फायदे बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं। ये कहें कि इससे पक्का वजन कम होगा तो इसे भ्रामक माना जाएगा। अगर प्रचार में डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत को कम दिखाया जाता है तो इसे भी मिसलीडिंग प्रमोशन यानी भ्रामक प्रचार माना जाएगा। ऐसे मामले में जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि मोटापा लंबे समय तक रहने वाली एक मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसका इलाज करने के लिए कई तरीकों की जरूरतें होती हैं। मसलन लाइफस्टाइल में बदलाव, जहां दवा की जरूरत हो वहां दवा दी जा सकती है, लेकिन दवाओं को इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत कम हो जाए। कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी, भले ही उसे अवेयरनेस कैंपेन कहा जा रहा है, अगर वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवाओं का प्रचार करती है तो इसे गंभीरता से लिया जाए। ऐसे प्रचार को भ्रम फैलाने वाला और इर्रेशनल माना जाएगा। इसीलिए दवा बनाने वाले, उसे मांगने वाले और मार्केटिंग करने वालों को सलाह दी जाती है कि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें। साथ ही इन दवाओं के विज्ञापन पर सख्त पाबंदी रहेगी, चाहे विज्ञापन सीधे तौर पर हो या नहीं। ये पाबंदी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। अगर कोई कंपनी डिजीज अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट, कॉर्पोरेट कैंपेन्स या दूसरी एक्टिविटीज करके दवा का नाम या ब्रांड लोगो तक पहुंचाने की कोशिश करती है तो इसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए सभी कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा ताकि लोगों का गलत फायदा ना उठाया जाए। देखिए, ये फैसला तो बड़े काम का है, पर डॉक्टर इस पर क्या सोचते हैं? GLP-1 दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से क्या नुकसान हो सकता है, ये हमने पूछा शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रेय कहते हैं कि GLP-1 दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बिना मेडिकल सलाह के इनका इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। GLP-1 दवाएं भूख कम करने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इनकी सही मात्रा और जरूरत अलग अलग होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें लेने से उबकाई, उल्टी, पेट दर्द, डायरिया और कमजोरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ मामलों में ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है, जिससे चक्कर या बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है।
अगर इन दवाओं को लंबे समय तक गलत तरीके से लिया जाए तो पैनक्रियाज से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। कुछ और साइड इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं। इसीलिए ये दवाएं तभी लें जब डॉक्टर कहें और उतनी ही जितनी लेने के लिए कहा गया है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। हड्डियां मजबूत बनानी हो, दांत स्ट्रॉन्ग करने हो, इन सब के लिए चाहिए कैल्शियम। एक अडल्ट को हर दिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। अब जिन्हें अपने खाने पीने से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता वो इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं और बहुत सारे लोग सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछते भी नहीं हैं, बस ऑनलाइन सर्च करते हैं। जो कैल्शियम सप्लीमेंट उन्हें बेहतर लगता है उसे खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ी गलती है क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट का ओवर यूज आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के क्या नुकसान है, किन्हें और कब लेनी चाहिए ये सप्लीमेंट, हमने पूछा एशियन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा से। डॉक्टर दीपक कहते हैं कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट खाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम का लेवल असामान्य रूप से बढ़ सकता है। इसे मेडिकल भाषा में हाइपरकैलेसीमिया कहते हैं। ये कंडीशन किडनी, दिल और हाजमे पर बुरा असर डालती है। ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से शरीर में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे किडनी स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव भी पड़ सकता है जिससे वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। यही नहीं, ज्यादा कैल्शियम खून की नलियों यानी ब्लड वेसल्स में जमा हो सकता है। ये आगे चलकर दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकता है। कभी कभी कब्ज, पेट दर्द और पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम का ओवरयूज होता है तो उसे कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लगातार कब्ज रहना, पेट दर्द होना, अपच होना, खूब प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, उबकाई या उल्टी आना, किडनी स्टोन बनना। अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर व्यक्ति की उम्र, डाइट और हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए तय करते हैं कि उन्हें सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं। जिन लोगों की डाइट में पर्याप्त कैल्शियम नहीं होता या जिन्हें हड्डियों से जुड़ी कोई दिक्कतें होती हैं उन्हें ही डॉक्टर सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं। आमतौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं, ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। जिनकी डाइट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट कम होते हैं उन्हें भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने को कहा जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने के साथ या खाने के बाद लें। साथ में पानी भी खूब पिएं। आप जितना कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में अब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की भी जरूरत होती है। इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के साथ साथ विटामिन डी लेना भी जरूरी है। इसके लिए आप धूप में भी बैठ सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छेना, चीज, मशरूम, रागी, मछली और अंडे का पीला वाला हिस्सा भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।